प्रोटीन यूज करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। कितने का लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट? 2400 रुपीज पर केजी। एक स्कूप लेते होंगे, 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता होगा। 24 ग्राम प्रोटीन, करेक्ट। आपने उसका स्कूप साइज चेक किया कभी? व्हाट आई रिमेम्बर कुछ 50 to 60 ग्राम्स का होता है। आज से 5 साल पहले वो 30 ग्राम का हुआ था। उसके बाद फिर प्रोटीन प्राइसेस बढ़े, मार्केट में कंपटीशन भी था, तो ब्रांड्स ने क्या किया, 30 ग्राम के स्कूप साइज को बढ़ा के 32 ग्राम का प्रोटीन का स्कूप कर दिया। प्रोटीन अभी भी इसमें 24 है, स्कूप साइज हो गया 32 ग्राम। 24 ग्राम प्रोटीन आज से 5 साल पहले भी मिल रहा था पहले, लेकिन आपको 30 ग्राम के स्कूप में मिल रहा था, अब वो 32 ग्राम्स में हो गया था। तो फिर बाकी कंटेंट क्या है? बहुत फेमस सेलिब्रिटी ने ऐसा क्लेम किया था कि एक स्कूप ऑफ प्रोटीन कई सालों तक आपकी बॉडी में रहता है। Protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. क्या प्रोटीन पाउडर्स हार्म करते हैं आपकी बॉडी को? तो अगर मैं बात करूं, एक डिसेंट अच्छी ब्रांड कितने नंबर्स कर लेती हो? क्या मतलब वैल्यू है उस ब्रांड की? कोई ब्रांड बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करा, पैकेजिंग किया, Amazon बहुत अच्छे से कर रहा है, फ्लिपकार्ट अच्छा कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे भी फोकस कर रहा है, तो 3-4 साल के अंदर वो मंथली 10 से 15 करोड़ तक की भी सेल्स पे पहुंच सकता है। साल का 100 करोड़ से ऊपर की सेल हो गई। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है डॉक्टर राघव सिंघल। आप कहोगे ये कौन है? सो आई एम श्योर जब हम छोटे थे, हम मेडिकल स्टोर पे कभी जाते थे, एक प्रोडक्ट, एक डब्बा पड़ा हुआ हम देखते थे मेडिकल स्टोर्स पे, बड़ा बड़ा एंड्योरा मास्क का। सो ही इज द सेकंड जनरेशन ऑफ एंड्योरा मास्क एंड आज की वीडियो में हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे अबाउट D2C मार्केटिंग, अबाउट ट्रूथ अबाउट प्रोटीन पाउडर्स एंड अ लॉट ऑफ फिटनेस सप्लीमेंट्स जो इंडिया में सेल होते हैं, कैसे ब्रांड्स ऑपरेट करती हैं, कैसे अगर आप भी एक नए फिटनेस या फिर अगर आप कुछ भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो इन दी फिटनेस इंडस्ट्री, आप कैसे अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो विदाउट इवन हैविंग योर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। ये सारी डिटेल्स आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे थ्रू आवर टुडेज गेस्ट डॉक्टर राघव सिंघल। राघव सर, अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Okay, so my name is Raghav and I run a company named स्वास्थ्यम वेलनेस। तो इंडिरामा से जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, तो ऑलरेडी हमारी इंडिरामा वाली जो कंपनी है, करीबन 20-22 साल से हम लोग उसमें काम कर रहे थे। सो मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया। Which year? 2010। ओके। सो शुरू के 4-5 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, एक्सपोर्ट सीखे कैसे होते हैं, अपना ई-कॉमर्स विंग सेटअप किया, अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो एक सिस्टम है वो डेवलप किया, प्लांट ऑटोमेशन में काम किया। तो बिज़नेस की सारी इंसाइट सीखी वहाँ पे मैंने कि कैसे बिज़नेस होता है, कैसे सब चीज़ें आपको मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद 2016 में हम लोगों ने स्वास्थ्यम वेलनेस शुरू की। स्टार्ट किया था एज अ लाइन एक्सटेंशन कि सप्लीमेंट्स हम लोग कर ही रहे हैं, सो फूड वर्टिकल में और क्या कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड विद बेवरेजेस। सो हम लोगों ने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स शुरू किए, थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आए हम लोग, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इस टाइप के फ्लेवर्स हम लोग लेकर आए, जो कि जनरली मॉकटेल्स आपको होटल्स में और इन सब जगहों पर मिलते हैं। तो हम लोगों का प्लान था कि उनको एज अ 10 रुपी बॉटल में लॉन्च करने का, ताकि मासेज में हम लोग उस प्रोडक्ट को लेकर जा पाएँ। वो लॉन्च किया। फिर हम लोगों ने एलोवेरा बेस्ड फ्रूट जूसेस लॉन्च किए, अच्छा किया, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा था, बेस सेटअप होना शुरू हो गया था हमारा। लेकिन फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बेवरेज इंडस्ट्री को बहुत लॉसेस हुए उस टाइम, क्योंकि लोगों ने कोई भी ठंडी बेवरेज पीनी बंद कर दी थी। उनको था कि अगर जनरली ठंडा पीते तो गला थोड़ा सा कई बार हो जाता है ख़राब, तो गला ख़राब होगा तो हम पहुंच जाएंगे कोविड की तरफ। तो उस तरीके से बड़े मार्केट में इश्यूज आए और ऑपरेशंस भी बड़े दिक्कत थी कि मैन पावर नहीं थी, फैक्ट्रीज बंद थी। बेवरेजेस में क्या होता है कि शेल्फ लाइफ बड़ी छोटी होती है, 3 महीने की शेल्फ लाइफ होती है कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स की, 4 महीने की होती है। तो वो सीज़न में सब लॉकडाउन था। और बेवरेजेस में क्या है कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने 10 दिन भी प्लांट बंद किया तो आप वो पूरा सीज़न के मार्जिन आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो 1-2 साल ये डिस्टर्बेंस रही, तो हम लोगों ने बेवरेजेस को बंद कर दिया। और हम लोग पैरेलली अपना जो लाइन एक्सटेंशन हम लोग देख रहे थे, उसमें एनर्जी बार्स पे हम लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था हमने। ओके। सो हम लोगों ने एनर्जी बार्स बनाए और एक ब्रांड के साथ हमने टाइप किया। उनको बार्स वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्ट में कई बार चैलेंज होता था कि प्रोडक्ट आने में 40 दिन लग गए, 50 दिन लग गए, रास्ते में प्रोडक्ट डैमेज हो गया, दब गया, तो वो सब चैलेंजेस थे। कभी सामान आने पे इमीडिएटली स्टॉक मूव हो गया पूरा,
कभी 2 महीने 3 महीने मूव नहीं हो तो शेल्फ लाइफ कम हो गई उसकी। तो चैलेंजेस थे, तो उन्होंने हमसे बात की कि आप अगर हमारे लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो तो आप प्रोडक्ट डेवलप करो। सो हमारी R&D टीम थी, उन्होंने उनके प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया। हमें 5-6 महीने लगे, लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्ट क्लिक किया। ओके। और हम लोगों ने उनके लिए बार्स बना के दी। एंड दिस वाज अगेन इन स्वास्थ्य। दिस वाज अगेन इन स्वास्थ्य। एंडोरा मास क्या कर रही थी तब? इंडिरा मास अपना ऑटो मोड पे चल रहा था। ऑटो मोड खैर गलत वर्ड है, मैं बोलूंगा। मतलब इंडिरा मास अपना काम कर रहा था, तो अपने तरीके से काम कर ही रहा था वो। मुझे स्वास्थ्य शुरू कर ली थी, तो मेरा टाइम ज़्यादा स्वास्थ्य में लगने लग गया। सो हम लोगों ने पहला ब्रांड Q&T उस टाइम शुरू किया 2017-2018 के आसपास। हम लोगों ने शुरू कर दिया था उनका। एनर्जी प्रोटीन बार्स हम लोगों ने उनके लिए डेवलप करी। ओके। प्रोटीन बार डेवलप करी, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे कि जो हमें बाहर से लेने पड़ते थे। लाइक पीनट बटर, हमें फ्रेशली सोर्स पीनट बटर चाहिए होता था उनकी बार्स के लिए। हम लोग बाहर से ले रहे थे, उसमें चैलेंजेस आते थे, कभी टाइम से नहीं मिला सामान। सो हम लोगों ने पीनट बटर्स भी बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। अब हमने सेटअप बड़ा लगाया था, तो हमारे पास कैपेसिटी, अंडर कैपेसिटी हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो हम लोगों ने और ब्रांड्स को अप्रोच किया कि अगर आपको एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स बनवानी है, सो वी हैव अ कैपेसिटी। और उस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे इंडिया में। दिस इज विच ईयर? 2017-18। ओके। सो उस टाइम ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे, तो हम लोगों ने एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स के लिए पिच करना शुरू किया ब्रांड्स को। फिर साथ में पीनट बटर्स का सेटअप हमने लगा दिया था, क्योंकि हमें एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता था पीनट बटर। तो वो सेटअप भी था हमारे पास, तो हमने ब्रांड्स को उसके लिए भी पिच किया। तो हमारे साथ धीरे धीरे ब्रांड्स जुड़ने लगे, उनको क्वालिटी अच्छी लगी प्रोडक्ट की। हमने उनके लिए जो प्रोडक्ट्स डेवलप करके दिए, तो बड़े अच्छे उनको मार्केट का फीडबैक मिला उन्हें। एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स शुरू हुई, नट बटर शुरू हुए। फिर उसके बाद उनकी क्वेरीज थी कि जी हम लोग वेलनेस कैटेगरी में हम काम करते हैं, आप हमें प्रोटीन बार्स, एनर्जी बार्स दे रहे हो, पीनट बटर्स दे रहे हो, तो साथ में आप हमारे लिए प्रोटीन पाउडर बना सकते हो क्या? These were brands like? These were brands like, उस टाइम हमारे पास स्टार्टिंग फेज के कैल्बन न्यूट्रिशन आया, नोव का फिट आया, तो इस टाइप के कुछ ब्रांड्स हमारे पास आए स्टार्टिंग में। उन्होंने बोला। Okay. तो पाउडर बैकग्राउंड हमारा रहा ही है, जिसमें हम लोग काफ़ी सालों से पाउडर ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उनकी फ्लेवरिंग कर रहे हैं। सोर्सिंग भी हमारे पास थी, हम लोग सारे अपने प्रोटीन्स इंपोर्ट करते हैं, तो इस टाइप का हमारा पूरा सोर्सिंग नेटवर्क था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए प्रोटीन पाउडर्स बना के देते हैं। सो हम लोगों ने 1-2 ब्रांड्स के लिए प्रोटीन पाउडर्स भी बनाए। तो फिर उनको ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया कि सब कुछ यहीं मिल जाए। स्वास्थ्य के पास जाइए, उनके पास आपको न्यूट्रिशन बार्स मिल जाएंगी, नट बटर्स मिल जाएंगे, प्रोटीन पाउडर्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ क्वेरीज आनी शुरू की, कैप्सूल फॉर्मुलेशंस भी हैं क्या आपके पास? सो हम लोगों ने उसका भी सेटअप ऐड कर दिया। सो अब उनको कंप्लीट एक जगह पे सामान सारा मिलने लग गया। एंड दिस वाज ऑल हैपनिंग इन स्वास्थ्य वेलनेस। You guys are based out in दिल्ली। Delhi. So we are based out in West Delhi. Okay, and सारा ऑपरेशंस यहीं से? सारा ऑपरेशन यहीं पर है। हमारा ऑफिस पंजाबी बाग में है, दिल्ली में। वहीं पर हमारी R&D टीम बैठती है, हमारी सेल्स टीम, सारी चीजें वहीं से ऑपरेट होती हैं। एंड फैक्ट्री इज इन वेस्ट दिल्ली, नांगलोई। ओके। सो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया। And did Endura Mass got sold, or are you guys still into the business? See, Endura Mass got sold in 2022 Okay. August by Cipla. Okay. So we are not doing Endura now. Okay. So initially हम लोगों ने 1 साल उनके लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी, और अब वो अपना मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। Okay. So उनको पूरा नॉलेज ट्रांसफर हो चुका है, तो everything is being managed by them only. And in Swastham, you guys are more into contract manufacturing. Yeah, स्वास्थ्य में हम लोग ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी मेजरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हिमाचल में, देहरादून में, पोंटा साहिब में, इन बेल्ट्स में हैं। दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं। सो हमें लोकेशन एडवांटेज मिला। बहुत सारे ब्रांड्स दिल्ली NCR के हैं, गुड़गांव में काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जिनको थोड़ी कम क्वांटिटी से शुरू करना होता है बिजनेस। उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इश्यूज रहते हैं उनके पास, बूटस्ट्रैप्ड होती हैं, और बड़ी वॉल्यूम्स भी नहीं दे सकते स्टार्टिंग में ऑर्डर, और उनका लीड टाइम का भी इश्यूज आते हैं उनको, बड़े ब्रांड से अगर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। सो उन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया। हम लोगों ने उनको अच्छा सपोर्ट देना शुरू किया कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कम क्वांटिटी से भी उनके साथ शुरू किया कि आप कम क्वांटिटीज भी लीजिए, आपको जैसा मार्केट रिस्पॉन्स मिलेगा आप वैसे इसको स्केल अप करिए। हम ये नहीं चाहते कि हम आपको बोलें कि जी आप 2 टन प्रोटीन पाउडर बनवाइए और अपने वेयर हाउस में रखिए, हम आपकी सारी वर्किंग कैपिटल उसी में एंड हो जाएगी। रादर आप 300 kg लीजिए, 400 kg लीजिए, जितना आपका मूव होगा आप फिर अपन रिपीट कराइए, और उतना जो आपका पैसा स्पेयर बचता है वो आप अपना मार्केटिंग में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन ब्रांड्स का शुरू किया, और उनको उसी पैसे के अंदर जिसमें वो सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने उनको पूरी किट देनी शुरू करी। आप प्रोटीन पाउडर्स लीजिए, आप नट बटर्स लीजिए, आप प्रोटीन बार्स लीजिए, आप कैप्सूल्स लीजिए,
तो इस तरीके से उन्होंने डालना शुरू किया मार्केट में प्रोडक्ट और उनको अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके वो ग्रो करने शुरू किए। तो ग्रेजुअली माउथ पब्लिसिटी से हमारे पास और भी ब्रांड्स आने शुरू हो गए। सो वी वर्क विद अराउंड 50+ ब्रांड्स राइट नाउ एंड आई नेम 3-4 गुड कंपनीज आउट ऑफ दैट। So अब like as we discussed, ये सब build करने में like your primary brand जो अब है स्वास्थम, Endura Mass, what marketing channels did you use या फिर how did you develop the core of marketing? Like इतनी ज़्यादा manufacturing में होने के बाद and as you discussed like before the podcast कि आपका again marketing कोई background नहीं था, without being an MBA you created so many big brands. So how was this possible? सी हमें डे 1 से पता था, मैंने इंडिरा में जो मेरी लर्निंग थी कि ब्रांडिंग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। करेक्ट। सो डे 1 से जो मैंने स्वास्थम जब शुरू किया तो हम लोगों ने ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। हम लोगों ने अच्छा इंडिरा में हम लोग क्या करते थे कि मेजरली ATL BTL करते थे। क्या होता है ATL BTL में मतलब टीवी एड्स हो गई, न्यूज़पेपर एड्स हो गई, मैगजीन्स एड्स हो गई, रेडियो एड्स हो गई, अबव द लाइन बिलो द लाइन होती है जो। डिजिटल पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। मैंने जब 2010 में ज्वाइन किया उसके बाद ही हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर फोकस किया, 2-3 साल 4 साल जितना टाइम मैंने उसमें काम किया। तो स्वास्थम पे डे 1 से हम लोगों ने ऑफलाइन नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो कस्टमर्स ढूंढने के लिए आपको ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो वो हमने सारी शुरू करी ऑनलाइन। हम लोगों ने अच्छी सी वेबसाइट बिल्डअप करी, प्रॉपर SEO कंटेंट किया उस पर, जिन कीवर्ड्स पे हम लोगों ने रैंकिंग करनी शुरू करी, तो उससे हमारे पास इनबाउंड लीड्स आनी शुरू हुई। कुछ माउथ पब्लिसिटी से हमारे पास ब्रांड्स आने शुरू हुए, कुछ इन जो हमने ये जो SEOs वगैरह किए उससे लीड्स आनी शुरू हुई। तो नाउ ऑन एन एवरेज वर्ल्ड के कोने से डेली 1 से 2 लीड्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम लगता है उसको कन्वर्ट करने में, उनको सैम्पल्स आते हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप होता है, मेच्योर कितने होते हैं वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो भी हमारे पास अब लीड्स आती हैं सारी ऑर्गेनिक बेसिस पे आती हैं। मतलब आपने सिर्फ SEO किया है? SEO किया स्वास्थम के लिए हमने सारा। कुछ हम लोग कभी कभी बीच में साल 2 साल में एक बार थोड़ी सी 1-2 महीने के लिए जब हमें लगता है कि थोड़ा सा हमारे पास हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम के पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग थोड़ी सी लीड जेन कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन अदरवाइज सारा ऑर्गेनिक हम लोग लीड्स आती है हमारे पास। And again this is all again from SEO by all again from doing SEO. stuff on your website, optimizing your keywords and typical SEO जो होता है। And what else, मतलब इसके अलावा आपने what exactly played big in your marketing game? ओके, सो रिसेंटली हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जो भी ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, मैं आपको उसका एक प्रोसेस बताता हूँ कि ब्रांड्स हम लोग कैसे एनरोल करते हैं, क्या एक उनका सिस्टम रहता है। ब्रांड आया हमारे पास, कोई स्टार्टअप आया, कोई फाउंडर आया, उसने बोला कि ये प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है। उनकी कुछ ब्रीफिंग होती है, कुछ उनके माइंड में पॉइंटर्स होते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, सपोज हमें एनर्जी बार लॉन्च करनी है तो उसमें ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स होने चाहिए, ये उसके डूज हैं, ये उसके डोंट्स हैं, हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी कैलोरीज चाहिए, इतना प्रोटीन कंटेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। हमें लगा कि जो फाउंडर है बड़ा एग्रेसिव है और बहुत अच्छे से काम करेगा मार्केट में, उसमें वो पूरी एनर्जी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है आप सिर्फ ग्राउंड वर्क करिए, बाकी बैकएंड हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सो हमारी एक इन हाउस सिस्टर कंसर्न है जो कि मार्केटिंग देखती है। उसमें हम उनको बोलते हैं कि जी आपको पूरा मार्केटिंग सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट रहेगा, प्रोडक्ट रिसर्च हम लोग करके देंगे, पैकेजिंग हम लोग करके देंगे, आपको हम लोग कंज्यूमर पैक प्रोडक्ट दे देंगे कि जो आप सीधे कस्टमर को सेल करिए। सारा ग्राउंड वर्क आप करिए, भागिए मार्केट में, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, प्रोडक्ट को लिस्ट कराइए चैनल्स पे, बाकी सारी चीजें हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट देखिए, पूरा प्रोडक्ट मार्केट फिट देखिए। उसके बाद आपके जो भी कोलैबोरेशंस करने हैं, ऑफलाइन करना है, उसको जो भी करना है वो उस टाइप के ग्राउंड वर्क सारा आप करिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सारा सपोर्ट हम देंगे आपको। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ब्रांड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। हम उनके अंदर उनको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3-4 ब्रांड्स के साथ, 5 ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ओके, सो ये अगेन हो गया मार्केटिंग के बारे में। पर अगर हम बात करें, बिकॉज आपको इतनी डीप नॉलेज है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग और ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है, तो अब लाइक थोड़े वो कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री में लोग बहुत ओपनली, मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स को बात करते नहीं देखोगे, ब्रांड्स को बात करते नहीं देखोगे। सो व्हाट आर दोज, मतलब एज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट अगर आप कुछ ऐसे फैक्ट्स अनवेल करना चाहो जो अभी तक लोगों ने नहीं सुने हो बाय देयर मोस्ट फेमस फैशन और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, तो वो क्या होंगे?
अच्छा, आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले तक प्रोटीन आप प्रोटीन यूज करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। आप कितने का लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट का? 2400 रुपीज पर केजी। ओके, सो आप एक स्कूप लेते होंगे, 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलता होगा? 24 ग्राम प्रोटीन, करेक्ट। आपने उसका स्कूप साइज चेक किया कभी? ऑनेस्टली नहीं, बट व्हाट आई रिमेम्बर कुछ 50 to 60 ग्राम्स का होता है। आज से 5 साल पहले वो 30 ग्राम्स का हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद फिर प्रोटीन प्राइसेस बढ़े, मार्केट में कंपटीशन भी था, तो ब्रांड्स ने क्या किया, 30 ग्राम के स्कूप साइज को बढ़ा के 32 ग्राम्स का प्रोटीन का स्कूप कर दिया। प्रोटीन अभी भी इसमें 24 है, स्कूप साइज हो गया 32 ग्राम्स। मतलब आप कह रहे हो कि 24 ग्राम प्रोटीन आज से 5 साल पहले भी मिल रहा था पहले, लेकिन आपको 30 ग्राम के स्कूप में मिल रहा था, अब वो 32 ग्राम्स में हो गया था। तो फिर बाकी कंटेंट क्या है? बाकी कंटेंट में कुछ उन्होंने फिलर्स ऐड किए अपनी कॉस्ट मैनेज करने के लिए। फिलर्स क्या है? फिलर्स माल्टोडेक्स्ट्रीन है, वे अच्छा। पाउडर्स है। अच्छा। माल्टोडेक्सिन के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। माल्टोडेक्स्ट्रीन इज अ बेसिक फिलर, जो भी फूड इंडस्ट्री में आप देखेंगे ब्रांड्स, न्यूट्रिशन में भी हो गया, उसके अलावा बाकी फील्ड में भी आप देखेंगे, बेकरी में, हर जगह सबसे चीप फिलर है। प्योर कार्ब्स हैं, यू कैन से जस्ट लाइक शुगर। अच्छा। 50, 55, 60 रुपीज पर केजी उसकी कॉस्ट होती है। जस्ट ऐड करते हैं ब्रांड्स अपना स्कूप साइज बढ़ाने के लिए। तो जो आपने पहले प्रोटीन लिया 1000 रुपये या 1200 रुपये पर केजी रॉ मटेरियल था आपका, आपने उसके अंदर 2 ग्राम पर स्कूप में माल्टोडेक्स्ट्रीन डाल दिया, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो 1000-1200 से कम होके 800-900 की रेंज में आ गई। थोड़ी सी प्रोटीन कॉस्ट कम हो गई। बट इज माल्टोडेक्सिन हार्मफुल टू योर बॉडी? सी, माल्टोडेक्स्ट्रीन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। Okay. अगर एक डोज बहुत ज्यादा अगर आप लेंगे तो नुकसान करता है, जैसे कि शुगर बहुत ज्यादा लेंगे तो नुकसान करती है, तो उसी तरीके से माल्टोडेक्स्ट्रीन भी नुकसान करते हैं। बट इसके बारे में प्रोटीन ब्रांड्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर ओपनली बात क्यों नहीं करते? सी, आपको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है ना, तो आप अपने पॉजिटिव्स बताओगे। जो चीज आप मैनेज करके अपने स्कूप साइज को बड़ा कर रहे हो वो तो नहीं बताओगे ना। तो मतलब दिस इज काइंड ऑफ वी कैन नॉट से स्कैम, बट एक चीज जो लोगों से छुपाई जाती है या कह सकते हैं खुल के नहीं बताई जाती। करेक्ट। अब वही छुपाना ही होगा ना, अगर आप कोई चीज खुल के नहीं बता रहे हो तो वो आप छुपा ही रहे हो। फिर 32 ग्राम से 34 ग्राम्स हुआ, 36 ग्राम्स हुआ, फिर 40 ग्राम्स हुआ, 45 ग्राम्स हुआ, अब 50 ग्राम्स तक के भी स्कूप साइज है जिसके अंदर 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। तो मतलब आप पैसे दे रहे हो 1 किलो प्रोटीन के, और आपको अल्टीमेटली 50% ही मिल रहा है, यानी 500 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है। बाकी उसमें सब वो फिलर्स जिनकी आपने बात करी वो है। सो मतलब इज इट ट्रू, मतलब जो आजकल बहुत सारे अगेन बड़े जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी ने ऐसा क्लेम किया था कि एक स्कूप ऑफ प्रोटीन कई सालों तक आपकी बॉडी में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट क्या प्रोटीन पाउडर्स हार्म करते हैं आपकी बॉडी को? सी, अगर आप देखेंगे प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी मसल्स के लिए, तो वो आपको लेने ही चाहिए। हम इंडियंस की जो डाइट है, हम नेचुरली प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं ले पाते। नॉन वेज जो लेते हैं उनको तो फिर भी प्रोटीन मिल जाता है, जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता। और उनकी मसल्स आप देखेंगे, इसीलिए एक एज के बाद मसल्स में स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से प्रोटीन आपको लेना चाहिए। आपका जितना बॉडी वेट है, सपोज आपका 60 kg बॉडी वेट है, तो आप अगर आपका रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, आप कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आपको 60 to 80 ग्राम्स प्रोटीन लेना है। करेक्ट। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 100 से 120 ग्राम्स प्रोटीन लेना है, इनटू 1.5 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। यस। सो इतना प्रोटीन कोई ले ही नहीं पाता अपनी डाइट से, नेचुरल डाइट से। अब अगर आपको नेचुरल डाइट से नहीं मिलेगा तो आपको कुछ तो सप्लीमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो आप प्रोटीन शेक से ले सकते हैं। पर जो आपने मतलब मैं इसको एडल्ट्रेशन नहीं बोलूंगा कि फिलर्स जो ऐड कर रहे हैं बिना इतनी ट्रांसपेरेंसी से बताए, तो क्या ये हार्म नहीं करते आपकी किडनी या लिवर को? जैसे कहा जाता है प्रोटीन के बारे में, मतलब अगर आप अपने मॉम डैड के पास जाओ और बोलो यार मैं ये प्रोटीन ले रहा हूँ, उसको डब्बा कंसिडर करते हैं कि यार ये तो आर्टिफिशियल चीज है, हाउ सेफ इज दैट? सो हाउ ट्रू इज दैट एज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट, कि कितने सेफ है प्रोटीन, कंसिडरिंग कि मतलब एक स्कूप में यू आर गेटिंग 24 ग्राम्स, उसमें फिर बहुत कुछ अदर मिक्स्ड है। सी, ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रीन डाला तो प्रोडक्ट हार्मफुल हो गया, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेना चाहिए, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हाँ, लेकिन कॉस्ट मार्केट में ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स हैं वो बोलते हैं कि हमें compete भी करना है दूसरे ब्रांड्स के साथ। अगर मार्केट में 10 ब्रांड्स हैं, 6 ब्रांड्स अपना स्कूप साइज बड़ा करके प्रोटीन डिलीवर कंटेंट कम दे रहे हैं, उनको 24 ग्राम्स देने के लिए 50 ग्राम्स का सूप कर रहे हैं, तो बाकी ब्रांड्स को भी मजबूरी में
अपना स्कूप साइज बड़ा करना पड़ता है। एंड क्या ये ट्रेंड हमने इंडिया में देखा है कि ब्रांड्स ने बहुत प्राइसिंग स्लैश की है टू सर्वाइव कॉम्पिटिशन? ब्रांड्स ने प्राइसिंग बहुत ज़्यादा स्लैश नहीं करी है, प्राइसिंग सेम रखी है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो कंपैरेटिवली प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए हैं, उन्होंने अपने स्कूप साइज बढ़ा दिए। तो स्कूप साइज बड़ा करने से अल्टीमेटली उनकी एक तरीके से कॉस्टिंग सेम रह गई है, लेकिन कस्टमर को प्रोटीन कम मिला और उनकी कॉस्टिंग मैनेज हो गई। सो डज दिस हैव एनी इफेक्ट ऑन योर हेल्थ और अगेन यू नो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर गेटिंग? सी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ ये है कि सपोज आप पहले 1 ग्लास दूध से जो आपको न्यूट्रिशन मिलना है, वो आपको 2 ग्लास पीने पड़ेंगे तब आपको उतना न्यूट्रिशन मिलेगा। सो आप उस तरीके से देखिए कि आप 2 ग्लास के पैसे दे रहे हैं और आपको मिल रहा है 1 ग्लास का न्यूट्रिशन है। ओके, एंड लाइक डू ब्रांड्स मतलब सो बेसिकली स्टार्टिंग अ प्रोटीन ब्रांड की अगर मैं एक जर्नी की बात करूँ, सो रॉ प्रोटीन आया, उसमें हर ब्रांड अपनी लेबलिंग करती है बिकॉज नॉट एवरी अदर ब्रांड आउट देयर इज एक्चुअली मेकिंग वे प्रोटीन, क्योंकि व्हाट आई बिलीव वे प्रोटीन इंडिया में नहीं बनता। सी इंडिया में वे प्रोटीन बनता है, बहुत कम बनता है, क्योंकि वे प्रोटीन जो बनता है वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग का बाय प्रोडक्ट है। करेक्ट। इंडिया के बाहर, इंडिया में तो लोगों का ट्रेंड है कि हम लोग दूध पीते हैं, बचपन से दूध पीते आ रहे हैं हम लोग। यूएस में, यूरोप में लोग दूध नहीं पीते। वहां पर जो काउज हैं उनका जब दूध निकला तो उसको कुछ प्रिजर्व करना है ना आपको, तो वो लोग उसका चीज बना देते हैं। जब चीज बनता है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है वे। अब उस वे को स्टार्टिंग में पिग फार्म्स में और इन सब में जाता था, वो एज अ बाय प्रोडक्ट उन्होंने उसको साइंस डेवलप करी, मतलब उन्होंने देखा कि उस पर क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको ड्राई करना शुरू कर दिया ताकि वो स्टोर कर पाए उसको। जब ड्राई किया उन्होंने, जब उसका टेस्टिंग करी, उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह करने के बाद तो देखा कि ये बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू करा वो। तो जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हाई प्रोटीन सोर्स है, तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया। तो अब इंडिया में जो मेजरली प्रोटीन आता है एज अ रॉ मटेरियल वो यूएसए से, यूरोप से आता है। ओके, एट व्हाट प्राइस? आज प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं मार्केट में, तो 1500-1400 पर केजी बेसिक प्राइस है रॉ मटेरियल का। एंड दिस इज बल्क प्राइसिंग? दिस इज बल्क। अगर आप कितना बल्क? 1 टन 2 टन अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तब ये प्राइसिंग है। मतलब कई करोड़ों का सामान आपको लेना है टू गेट 1500? कुछ मतलब 10-20 लाख का तो आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कॉस्टिंग आएगी। सो ब्रांड्स इसको कंसिडरिंग, मैं अगर एक प्राइस कैलकुलेशन करूं, मेरे को Amazon पे 1 kg प्रोटीन 2400 का मिल रहा है। अगर मैं ब्रांड कैलकुलेशन करूं, हाउ दैट ब्रांड इज एबल टू सेल इट एट 2400 टू Amazon, कंसिडरिंग उसको 1500 रुपए का तो रॉ मटेरियल ही पड़ रहा है। 1500 का जो रॉ मटेरियल है उसमें मैंने आपको बताया ना कि स्कूप साइज बड़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि 30 ग्राम में 24 ग्राम मिल रहा है। अब 1500 का जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके अंदर वो माल्टोडेक्सट्रिन ऐड कर रहे हैं, वे पाउडर्स ऐड कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट लेकर आ रहे हैं 700-800 रुपए में। ओके, 700-800 की इफेक्टिव कॉस्ट आई, उसमें अपनी पैकेजिंग ऐड करी, लेबलिंग ऐड करी, अपने ओवर एड्स ऐड करे, 1100-1200, 1250 के आसपास उनकी कॉस्टिंग आई। 2400-2500 का अमेजोन पे बेचते हैं, अमेजोन के कमीशन हैं, वो सब करके उनको 1600-1650 उनको मिलता है। 1200-1250 उनकी कॉस्टिंग है, सारे ओवरहेड्स वगैरह लगा के। तो जो 300-400 रुपये वो उनका मार्जिन है। ओके। पहले क्या था कि प्रोटीन की कॉस्ट 600-700 थी, तो उसमें वो कोई स्कूप साइज बड़ा नहीं करते थे। उसी में फ्लेवरिंग करी उन्होंने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड की, ये सब करके 700-800 की कॉस्टिंग थी, और वही प्रोडक्ट 2500 का बिकता था। उनको मार्जिन 800 से 1600 तक का उनको मार्जिन ज्यादा थे। अब उनके मार्जिन भी कम हो गए हैं और उनको अपने स्कूप साइज भी बड़े करने पड़े हैं ताकि वो मार्केट सर्वाइव कर पाए। सो लाइक अब वी हैव डिस्कस्ड सो मच अबाउट प्रोटीन्स, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग. Anybody willingly to start his or her own brand, what is the right pathway, and do you think this is a very good industry to start your brand in? Yes, इंडस्ट्री बहुत लिक्रेटिव है, बहुत ब्रांड इसमें एंटर कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है, स्पेशली आफ्टर कोविड। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स समझ आ रही हैं। अदरवाइज लोग निगलेक्ट करते थे, जब तक एक्सट्रीम नहीं होता था डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर जब तक सजेस्ट नहीं करता था कि आपको मल्टीविटामिन लेने हैं, आपको प्रोटीन्स लेने हैं, जब तक नहीं लेते थे। अब ये हो गया कि आपके एल्डरली भी जो है आपके घर में, सपोज आपकी मदर है, उन्होंने भी मल्टीविटामिन लेने शुरू कर दिए पोस्ट कोविड। करेक्ट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट हुई है, मार्केट साइज तो नेचुरली इससे बड़ा है। सो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ब्रांड अगर अपना एक निश क्रिएट करता है कि मेरे को इस टाइप की ऑडियंस को कैटर करना है या इस टाइप के प्रोडक्ट्स मेरे को मार्केट में लॉन्च करना है, तो बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इसमें
इस कैटेगरी में, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रा में, और ब्रांड्स कर सकते हैं इसमें। So मतलब according to you, what do you think competition is doing to this market? मतलब there are international brands like On, and there are local brands, not local but Indian made grown brand. brand. जैसे अभी बहुत फेमस एक क्रिएटर है फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च करी बीस्ट लाइफ. सो हाउ डू यू थिंक कैन लाइक एनीबडी स्टार्ट हिज और हर प्रोटीन ब्रांड? मतलब दो गौरव तनेजा being a creator himself and a proper bodybuilder into the fitness industry, like how he was able to start his brand without having a proper manufacturing setup? मैंने आपको बताया ना कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक स्वास्थ्यम हम लोग भी करते हैं काफ़ी ब्रांड्स के लिए. सो इसमें कोई भी ब्रांड ओनर है या जो फाउंडर है जिसको ब्रांड अपना लॉन्च करना है, अपना निश डिसाइड करे कि मेरे को किस टारगेट ऑडियंस को फोकस करना है. प्रोटीन्स में आना है अगर मुझे, तो मेरे को किस पॉइंटर्स के ऊपर प्ले करना है. मेरे को कोई ऐसे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स डालने अपने प्रोडक्ट में जो वेल रिसर्च्ड हो, उन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मेरे को मार्केटिंग करनी है. तो आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके क्या यूएसपीज हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं मार्केट में उनसे क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट में. तो एक आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. तो उसमें अगर आपकी टीम है मार्केट रिसर्च के लिए तो आप उनसे रिसर्च कराइए. अदरवाइज हम लोग भी करते हैं ब्रांड्स के लिए. ब्रांड्स हमारे पास आते हैं अपनी विजन लेके कि हमें इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये हमारी टीजी, हमें ऑनलाइन काम करना है और हमें न्यूट्रास्यूटिकल में रहना है, हमें पाउडर्स में रहना है. तो पाउडर्स में आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमें कोई प्लांट प्रोटीन लॉन्च करना है. तो उस टाइप से फिर हमारी R&D टीम है उनको गाइड करती है कि ठीक है, प्लांट प्रोटीन में ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इनके साथ आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ये 2-3 इंग्रेडिएंट हैं जो वेल रिसर्च हैं, रिसेंटली मार्केट में आए हैं, आप इनको अपने प्रोडक्ट में ऐड करिए, इनके ये बेनिफिट्स हैं. तो उस टाइप से हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं R&D का. और ब्रांड्स फिर ये सब फिगर आउट करते हैं कि ठीक है क्या कॉस्टिंग होगी, कैसे लॉन्च करना है, वो सारी चीज़ें करके फिर वो लॉन्च करते हैं. So again, in the case of Flying Beast, like what do you think what exactly he did? प्रोटीन बाहर से आ गया, सोर्सिंग हो गई, उसके बाद क्या क्या किया होगा? ओके, सो उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ढूंढा. मार्केट में देखा कि जो ब्रांड्स अभी हैं उन्होंने थोड़ा सा स्वीटनेस वाले पॉइंट के ऊपर अपना मार्केटिंग को ज्यादा फोकस किया. बाकी ब्रांड्स में बहुत ज्यादा स्वीटनेस होती है प्रोटीन्स में ना. करेक्ट, आई एग्री. प्रोटीन का जो टेस्ट है थोड़ा सा उसको मास्क करने के लिए, फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए ब्रांड्स उसमें स्वीटनेस ज्यादा डालते हैं, ऐड करते हैं. उन्होंने उसमें स्वीटनेस कम रखी और उस पॉइंट को प्रमोट किया कि हमारे ब्रांड में स्वीटनेस कम है क्योंकि हम इसको नेचुरल फ्लेवर्स जो हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट. बट हाउ इज ट्रू इज दैट कि नेचुरल फ्लेवर्स है? सी फ्लेवर्स हैं वो सिंथेसाइज ही होते हैं. करेक्ट, आर्टिफिशियल है, चाहे वो नेचर आइडेंटिकल हैं. हाँ. वो एक तरीके से उसका थोड़ा सा नाम चेंज किया आपने, वो आर्टिफिशियल ही हैं फ्लेवर्स. तो मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेल्प करके डेवलप करने में हेल्प कर सकती है. yes. तो मतलब आपका प्रोटीन रेडी हो गया, फिर तो बेसिक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, आप किस तरीके से मार्केट करते हो वो सब पे डिपेंड, किस एंगल पे करते हो. जैसे आप कह रहे हो उन्होंने लेस स्वीटन वाले पे किया और थोड़ा सा नेचुरल है, एब्जॉर्प्शन पे किया कि हमारा प्रोटीन बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है, तो उन्होंने वो पॉइंट्स लिए और उसके ऊपर प्रोडक्ट को हाईलाइट किया. अब जैसे आपने एब्जॉर्प्शन वाली बात करी, सो एब्जॉर्प्शन जब चीजें आती है प्रोटीन में, तो एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे क्या कुछ प्लस माइनस आपको करना पड़ता है? ओके, सो देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो आपने देखा होगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेके लोग बोलते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो रही है. करेक्ट, डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारे प्रोटीन, टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो ब्लोटिंग फील होती है कस्टमर. करेक्ट. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीएज है, ब्रोमिलिन है, पपेन है, अमाइलेज है, इस टाइप के एंजाइम्स आते हैं जो बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में इसमें हेल्प करता है. तो आजकल जितने भी मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ रहे हैं अच्छी कंपनीज के, वो सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं अपने प्रोडक्ट में. उससे डाइजेशन में हेल्प होती है. डाइजेशन हेल्प होगी तो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ब्लोटिंग नहीं होगी, एंड आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. एंड डज दिस इफेक्ट द कॉस्ट? मतलब क्या ब्रांड्स यहाँ पे किसी टाइप की कॉस्ट कटिंग या रॉ मटेरियल कटिंग करती है? सी एंजाइम्स ऐड करने में बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट इंकर नहीं होती, तो इस वजह से अब सारे ब्रांड्स ने धीरे धीरे उसको ऐड करना शुरू कर दिया एंड उसको एक मार्केटिंग फैक्टर बना उसको एक मार्केटिंग पॉइंटर बना दिया अपना कि हमारे प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और उसके कारण हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ब्लोटिंग नहीं होती. एंड आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई पीपल ट्राई. एंड डू यू हैव अ टेक ऑन
इतने सारे ब्रांड, जैसे अब यहाँ पे एक ऑडियंस का कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि यार इतने सारे ब्रांड्स हैं, व्हाई विल एनीबडी ट्राई माय प्रोडक्ट, या मैं अलग क्या कर सकता हूँ? सी ये दो क्वेश्चंस है, अलग अलग ब्रांड्स हैं, बिल्कुल हैं। आप अगर कस्टमर को लेना है तो वो देखिए कि किस कंपनी पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी रेप्यूटेड कंपनी है, वो किस किस ब्रांड्स के लिए बना रही है। थोड़ा सा ब्रांड लॉयल्टी इसमें प्ले करती है रोल, वो तो कस्टमर के लिए हो गया। सो अब यूनिक बनने के लिए सी आपके पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं इसमें। सो आप इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे प्ले कर सकते हो, डाइजेशन पे लोगों ने प्ले करना शुरू कर दिया, स्वीटनेस पे प्ले करना शुरू कर दिया, फ्लेवर्स पे प्ले करना शुरू कर दिया, एब्जॉर्प्शन पे प्ले करना शुरू कर दिया। सो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एडिंग सम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स टू द प्रोटीन। लाइक एंड व्हाट दे डू? ओके, सो उन्होंने किया, सपोज एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। प्रोटीन आप किस लिए लेते हो? अपनी मसल रिकवरी के लिए, अपने वर्कआउट के बाद। उसमें आपने डाइजेशन वाले पार्ट्स को कवर कर दिया। अब आपने उसमें साथ में एक दो हर्ब्स डाल दिए, आपने उसमें अश्वगंधा डाल दिया, आपने उसके अंदर सफेद मूसली डाल दिया। तो आपने इस टाइप के कुछ हर्ब्स डाल दिए जिन हर्ब्स के अपने बेनिफिट्स हैं, जो आप लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गया सो आपको अलग से नहीं लेना पड़ रहा, आपके प्रोटीन के स्कूप के साथ ही आपको मिल रहा है। सो उसमें क्या हो गया कि उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी बेनिफिट्स बढ़ गए। सो ये आप अगेन अच्छी रिसर्च करके कि मार्केट में कहाँ गैप है और क्या पे गैप है, कौन सा इंग्रेडिएंट आपको अच्छे रिजल्ट देता है, उसको किस प्रोडक्ट के साथ फिट कर सकते हैं, तो उस तरीके से लोग रिसर्च करके। जैसे मैंने रिसेंटली देखा है एक कौन से वो एक्टर है जिन्होंने प्रोटीन वाटर लॉन्च किया है, यस, एक्वाटीन ने। टुडे ओनली इन द जिम आई सॉ कि दे आर इवन एडिंग प्रोटीन के साथ BCAA। यस, तो मतलब आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो, कुछ कॉम्बिनेशंस बना के आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे आपने देखा होगा ब्रांड्स ने करक्यूमिन ऐड किया कि वो आपको बेनिफिट करता है, तो इस तरीके से रिकवरी में, तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एडेड चीजें डाल के उसके USPs बना सकते हैं। तो अब तो बात हो गई, लाइक प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया, बना लिया, बेचना शुरू कर दिया, बट इफ आई वांट टू नो द टैम, मतलब सब शार्क टैंक देख रहे हैं, सबको पता है कि यार मार्केट फिट कितना बड़ा है। सो अगर मैं बात करूं, एक डिसेंट अच्छी ब्रांड कितने नंबर्स कर लेती हो, क्या मतलब वैल्यू है उस ब्रांड की? सी अगर मैं बात करूं कि कोई ब्रांड बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करा, पैकेजिंग किया, Amazon बहुत अच्छे से कर रहा है, फ्लिपकार्ट अच्छा कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे भी फोकस कर रहा है, तो 3-4 साल के अंदर वो मंथली 10 से 15 करोड़ तक की भी सेल्स पे पहुंच सकता है। ओके, और मंथली 10 से 15 करोड़ का मतलब हो गया कि साल का 100 करोड़ से ऊपर की सेल हो गई। और इस इंडस्ट्री में जो भी ब्रांड प्रॉफिटेबल है उसको 3x का नंबर बड़ी इजीली मिल जाता है। सो अगर आप 2-3 साल 4 साल बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली काम करोगे, मंथली 10-15 करोड़ की सेल पे पहुंचते हो, सो आपका ब्रांड 300 करोड़ का बन गया। मतलब विद इन हाफ डेकेड के अंदर आप 300 करोड़ का ब्रांड, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ऑब्वियसली आई एम श्योर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड लाइक जब आपने भी मार्केटिंग वाली चीज टच करी, तो व्हाट डू यू थिंक कि इन टाइप की ब्रांड्स के लिए सबसे अच्छा क्या वर्क करता है? ई-कॉमर्स, D2C, मार्केट प्लेसेस और क्विक कॉमर्स, या एनीबडी स्टार्टिंग न्यू? एंड जैसे आप भी काफी सारे नए ब्रांड्स को फंड कर रहे हो, सो हाउ डू यू गिव एडवाइजरी टू देम कि यार तुम D2C पे फोकस करो, यू फोकस मोर ऑन क्विक कॉमर्स या Amazon या खुद की वेबसाइट? हाउ डू एनीवन डिसाइड? ओके, सी जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, फर्स्ट मैंडेटरी थिंग आपको अपनी वेबसाइट एक बनानी है, ताकि कस्टमर जाके आपके ब्रांड के बारे में रिसर्च करे, स्टडी करना है, तो पढ़ना है, ट्रस्ट है एक बेसिक। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद आप मार्केट प्लेसेस हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, जिस पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, बहुत अच्छी सी लिस्टिंग बनाइए, जो भी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उन सबको प्रॉपरली SEO के हिसाब से आप लिस्टिंग क्रिएट करिए, A+ लिस्टिंग करिए, इस पे सेल्स शुरू करिए। क्विक कॉमर्स आप इमीडिएटली नहीं ऑन बोर्ड हो पाएंगे, दे हैव अ क्राइटेरिया, उनका एक क्राइटेरिया है कि वो मार्केट रिसर्च करेंगे, आपका प्रोडक्ट कितनी विजिबिलिटी है, कैसी सेल हो रही है, उन सब के पैरामीटर्स के बाद ही वो लोग आपके प्रोडक्ट को एनरोल करेंगे। लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट पे आप लोग अपने ब्रांड को एनरोल कर सकते हैं, उस पर सेल्स लानी शुरू करिए। कस्टमर आपकी वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स करेंगे, आपको ROAS कम मिलेगा, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कस्टमर को डे 1 पे किसी ट्रस्ट नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, उसको लगेगा कि मैंने प्रीपेड ऑर्डर दे दिया तो प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। करेक्ट। सो Amazon पे उसको ट्रस्ट है, तो इसलिए आपको Amazon पे अपनी मैंडेटरीली लिस्टिंग होनी चाहिए आपकी, ताकि आपका प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट होगा
तो वहाँ पर कस्टमर देखेगा उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसको रिव्यूज़ रेटिंग्स दिखेंगे कि हाँ प्रोडक्ट लोगों ने लिया है, उसका फीडबैक अच्छा है, लोग वहाँ से बाइंग शुरू करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी वेबसाइट पे भी कस्टमर को ला सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग बजट कितना है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट अच्छे से करिए, वहाँ से सेल जनरेट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपनी पैरेलली ब्रांडिंग करनी है और मेरा एक विजन है कि मेरे को इसको बहुत स्पीड से ग्रो करना है, तो आप पैरेलली अपनी ब्रांडिंग भी करिए अपनी वेबसाइट पे ले जाकर। तो आप ये तीनों चीज़ें करिए और साथ साथ फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी सेल्स अच्छी होगी, तो फिर पैरेलली आप क्विक कॉमर्स को ट्राई करते रहिए। जिस दिन आप एलिजिबल हो गए उनके क्राइटेरियाज में, आप क्विक कॉमर्स पे जाइए और क्विक कॉमर्स पे जाके इट विल बी अ टर्न अराउंड फॉर यू। सो उस पे नंबर्स, यू बिलीव कि क्विक कॉमर्स इज अ टर्न अराउंड फॉर ई-कॉमर्स ब्रांड? यस। एनी थॉट्स? सी क्विक कॉमर्स बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है इंडिया में। आप देखेंगे ऑनलाइन जो भी सेलिंग हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ इट इज इम्पल्स बाइंग। करेक्ट। लोगों के पास टाइम नहीं होता, दैट इज वन रीजन कि ऑनलाइन परचेज करते हैं, लेकिन बहुत हद तक इम्पल्स बाइंग भी होती है उसमें। और इम्पल्स बाइंग में क्या होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाए, सो उसमें आप फिर डिस्काउंट्स और किस रेट पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो नहीं देखते। आई एम श्योर कि आप कोई कॉमर्स पे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट पे लेते हो, आपने कभी डिस्काउंट नहीं देखा होगा, आपने उस पे कन्वीनियंस देखी होगी कि मेरे को 10 मिनट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे माइंड में तो ये भी है कि अगर वहां से कुछ मंगा रहा हूँ तो मुझे अप्लाई कूपन वाले सेक्शन पे जाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होगा भी नहीं, मैंने अपना टाइम नहीं लगाते। करेक्ट। और सीधा बाई कर लेते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कस्टमर जाएगा तो पहले फ्लिपकार्ट देखेगा, अमेजॉन देखेगा कहाँ पर क्या डील मिल रही है, वो उसके बाद ऑर्डर करेगा। फिर वेबसाइट देखेगा, ब्रांड वेबसाइट की, वहां पर कोई एक्स्ट्रा कूपन तो नहीं है, जहां से उसको सस्ता मिलेगा वहां से लेगा। करेक्ट। और क्विक कॉमर्स में क्या है कि उसको जहां पर कन्वीनियंस मिली कि मेरे को ज़ेप्टो में 10 मिनट में आ रहा है तो मैं ज़ेप्टो से ऑर्डर कर देता हूं। और आरटीओस भी बहुत सॉर्टेड है, उसमें आरटीओस खत्म हो जाते हैं। क्विक ई कॉमर्स में क्या है कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करा, हर एक ब्रांड को ये चैलेंज रहता है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट में करेंगे 15-20% आरटीओस रहने ही रहने, अपनी वेबसाइट पे करेंगे 30-40% आरटीओस रहेंगे, सारे आपके मार्जिन वहां पर किल हो जाते हैं। क्विक कॉमर्स में वो चैलेंज ही नहीं है क्योंकि 10 मिनट में आरटीओस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आरटीओ का। करेक्ट, क्योंकि बंदे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, बंदा रिसीव कर लेगा, और नहीं भी करेगा तो बंदे ने इंस्टेंट पे किया हुआ है तो अपफ्रंटली वो, और चलो आप सीओडी भी करेंगे तो 10 मिनट में तो आपका माइंड नहीं बदलेगा ना। करेक्ट। कि आपने अभी ऑर्डर करा 10 मिनट में आपका माइंड चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। टियर 1 सिटी में व्हाट आई हैव सीन मोस्टली स्पेंडिंग पैटर्न्स आर मतलब ईदर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, बिकॉज people are so much relying on the debt nowadays कि मतलब ऑफर मिलेगा, स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है, ये है वो है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि सबसे अच्छा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी कौन सा है? इंस्टामार्ट वर्सेस ब्लिंकिट वर्सेस ज़ेप्टो वर्सेस फ्लिपकार्ट मिनट्स, व्हाट डू यू थिंक? आई पर्सनली फील ज़ेप्टो इज गुड। ओके। और सी इट डिपेंड्स आपको कैसा यूजर इंटरफेस है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो डे वन से, वो सबका पर्सनल है, लेकिन मेरे को ज़ेप्टो बड़ा अच्छा लगता है। ओके। बहुत यूजर फ्रेंडली है, कन्वीनियंट है, तो आई प्रेफर ज़ेप्टो। So again guys, that is it for today's podcast। मुझे उम्मीद है मैं आज कुछ अलग लेके आया था आपके लिए, जहां पे मैंने थोड़े बहुत हेल्थ के बारे में बात करी, एंड ऑब्वियसली मार्केटिंग और D2C तो हमारा फेवरेट टॉपिक है ही है, उसके बारे में बात करी। थैंकिंग आवर गेस्ट सो मच कि उन्होंने हमें इतनी इंसाइटफुल चीजें बताई अबाउट द हेल्थ इंडस्ट्री जो लोगों को अक्सर नहीं पता चलती। इनफैक्ट आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज प्रोटीन का ट्रूथ जान के। आई एम श्योर कि आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हाउ प्रोटीन कंपनीज नंबर गेम खेल के आपको जो है इधर उधर स्कैम करती हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, डू शेयर इट विद योर फेलो पीपल जो आपको लगते हैं कि उनके लिए पॉडकास्ट हेल्पफुल रहेगा, या फिर जो फिटनेस एंथुसियास्ट है उनको प्रोटीन पाउडर्स के बारे में और बताओ। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, बिकॉज इस बड़े से पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिपिंग्स हम वहां पे लेके आएंगे। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।